नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। जी हाँ, बाल विकास प्रैक्टिस सेट शुरुआत कर दिया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगामी जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए, और जल्दी आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। संपूर्ण कंसेप्ट से लिया गया है, प्रैक्टिस पेपर की तरह यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ठीक है, चलिए आइए जान लेते हैं आपका फीडबैक क्या है। आउट ऑफ 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है साथियों, बालक के कुसमयोजना से तात्पर्य क्या होता है। देखिए, समायोजना करना, समायोजना में जब कु लग जाता है तो कु समयोजित कहते हैं, समायोजित और कुसमयोजित। उसी प्रकार बालक के कुसमयोजना से तात्पर्य जो होता है वह क्या होता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुष्ट व सुखो ना रहना, ये उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें जो है, तीनों ऑप्शंस यानी उपरोक्त सभी जो है बालक के कुसंयोजन से तात्पर्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न ये दिया गया है, किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या होगा। अक्सर देखते हैं जब भी किशोरावस्था में बालक जो होता है, जब 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक जब बालक पहुंचता है, बालक हो या बालिका हो, किशोरावस्था में तनाव का जो प्रमुख कारण होता है वह क्या होता है। सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियों का अंतर, पर्यावरण से अनुकूलन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, किशोरावस्था में तनाव का कारण ये इसमें से तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किशोरावस्था में तनाव का जो प्रमुख कारण क्या होता है। देखिए, किशोरावस्था में तनाव के कई कारण हो सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक देखा गया है कि ज़्यादातर अविवाहित लड़के रोजगार संबंधी तनाव से जूझते रहते हैं, परिवार में गंभीर बीमारी या परिजनों की मौत के कारण तनाव महसूस करते हैं। वहीं ज़्यादातर अविवाहित लड़कियां शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और परिजनों की मौत के कारण तनाव महसूस करती हैं। तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है। ऐसी मनोरचनाएं का नाम बताइए जो आपके कुंठा और अंतर्द्वंद कम करती हो। दमन की बात कर रहे हैं, समन की, प्रतिगमन की, या उपरोक्त सभी की। देखिए, ऐसी मनोरचनाएं जो कुंठा व अंतर्द्वंद जो कम करती हैं, दमन भी है, शमन भी है और प्रतिगमन भी है, इसलिए उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है। हार्वर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है। वह आपके देखिए हार्वर्ड गार्डनर भी हैं, आपके डेनियल गोलमैन भी हैं, और जॉन डी मेयर, पीटर साल्वे, ये तीनों जो है, तीनों मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि पर जो है कार्य किया है या काम किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न साथियों, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है। जी हाँ, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य संवेगों को पहचानने की क्षमता से है, संवेगों को समझने की क्षमता से है, संवेगों पर नियंत्रण करने की। ये तीन शब्द आपको कर लेना है, एक पहचान, एक समझ, एक नियंत्रण। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य संवेगों को पहचानना, समझना और उन पर नियंत्रण करना, अर्थात उपरोक्त सभी जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्ध से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों। पुस्तक के लेखकगण, देखिए एक पुस्तक है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्ध से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों। इस पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है। पीटर साल्वे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन, या नैन्सी गिब्स की बात करेंगे। तो संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्ध से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं, राइटर हैं, डेनियल गोलमैन की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, डेनियल गोलमैन की पुस्तक भावात्मक बुद्धि, जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस ने शब्द को सारे विश्व में प्रचलित कर दिया है। इससे पहले बुद्धिलब्ध को सही सब कुछ माना जाता था।
संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का या आत्मानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। सभी बताइए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए? आत्मनियंत्रण का प्रैक्टिस करना चाहिए। जी हाँ, आत्मनियंत्रण। जब आप स्वयं में नियंत्रण करेंगे तो आप फिर जो हमारे संवेग हैं, ठीक है, उस पर आप लोग नियंत्रण कर पाएंगे। ठीक है, तो आत्मनियंत्रण बहुत ही जरूरी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? प्रश्न पूछना, विन्यास, प्रेरणा, पुनर्बलन या उपरोक्त सभी। देखिए, ऐसे कौशल की बात कर रहे हैं जो शिक्षण कौशल का उदाहरण हो, तो प्रश्न पूछना भी शिक्षण कौशल का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। विन्यास, प्रेरणा, पुनर्बलन, ये तीनों हैं, अर्थात उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण वह प्रतिमान जिसके सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रतिमान, विकासात्मक प्रतिमान। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि शिक्षण का वह प्रतिमान जिसके सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी हैं, वह हो जाएगा संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान की बात करें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का जो उपयुक्त सुझाव क्या होता है? देखिए, आप जब भावी अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या हो सकता है? तो उपयुक्त सुझाव प्रोत्साहन ही हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक श्रव्यदत्त शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, मनोरंजक बनाता है। तो एक अध्यापक श्रव्यदत्त शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करता है? तो अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा की गई थी? आपने देखा एग्जाम में स्टेटमेंट या परिभाषाएं जरूर पूरे आउट ऑफ 150 में से 2 से 3 परिभाषाएं या स्टेटमेंट पूछ ही लिया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? स्किनर महोदय जी के द्वारा दी गई। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। किसकी बात करेंगे? स्किनर महोदय की बात करेंगे। अगला जो आपका कथन है, स्टेटमेंट है, परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करती है। ये किसने कहा है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? जन्म और वृद्धावस्था, दो अवस्थाओं की यहाँ पे बात कर दिया गया। तो दो अवस्थाओं की बात कर रहा है, अर्थात क्रो एवं क्रो। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करती है। ये किसने कहा है? आपके क्रो एवं क्रो महोदय जी ने कहा है। और इसी प्रकार सारे और टेलफोर्ड का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। वह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता क्या होती है? तो एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता जो होती है, स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। विकल्प ए व बी दोनों सही, विकल्प ए व बी दोनों गलत। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की जो उपादेयता होता है वह क्या होता है? आपके स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए भी होता है और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी। अर्थात जो यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता, विकल्प ए व बी दोनों सही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक जो होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा जो शिक्षक है बालकों की व्यक्तित्व भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है या उपयुक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा जो शिक्षक होता है, यानी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं लोग,
आप बालकों की व्यक्तित्व भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उचित शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करते हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाए। 15 प्रश्न लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, आधे हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इस प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अभिवृद्धि जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग बालक के मानसिक विकास के लिए किया जाता है, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास दोनों के लिए किया जाता है। तो अभिवृद्धि जो शब्द है साथियों, इसका प्रयोग जो है बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, अभिवृद्धि हमारे हाथ पैर बढ़ते हैं, ठीक है, तो शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम करते हैं, वातावरण करते हैं, केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम वातावरण दोनों करते हैं। साथियों, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को जो प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करता है। वंशानुक्रम हमारा जीन्स जो माता पिता बब्बा का आज चलता आ रहा है, ठीक है, वो हो गया। और वातावरण जो हमारे तरफ का एरिया होता है, कभी ठंड वाला मौसम है, कभी देखिए साउथ में चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, सारे अलग अलग आपके हैं। तो वातावरण इन्वायरमेंट का भी बहुत ही फर्क पड़ता है। अगली देखिए सूची दी गई, सूची को सुमेलित करना है। पहले सूची में दिया गया है कोयलर, थर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, और यहाँ पे उनके सिद्धांत दिए गए हैं। अब आपको बताना है कौन सा सिद्धांत के कौन से प्रवर्तक हैं, और नीचे कूट आपका दिया गया है कौन सा सही होगा। देखिए, जब भी कोयलर का जिक्र होता है तो हम बात करते हैं सूझ का सिद्धांत, ठीक है, और जब भी थांडाइक की बात की जाती है तो हम किसकी बात करते हैं, प्रयत्न व भूल के सिद्धांत। जी हाँ, थांडाइक महोदय प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे, एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक्स है वो आपके थांडाइक महोदय जी की है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, पशु मनोवैज्ञानिक है, और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है थांडाइक महोदय, ठीक है। और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो किसका नाम आता है, ईपी पावलोव महोदय जी का नाम आता है। और स्किनर की बात करते हैं तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा कर लीजिए और ऐसा ऐसा कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म जो है सही नहीं दिया गया है। वाटसन व्यवहारवादी माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, काफ़ी बार पूछा गया है। जॉन डीवी संरचनावाद, बिल्कुल गलत है। देखिए, संरचनावाद में विलियम वुंट नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विलियम वुंट का नाम यहाँ पे आना चाहिए। जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास सभी जानते हैं। वर्दीमर गेस्टाल्टवाद, जी हाँ, वर्दीमर जो है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास के, वाटसन व्यवहारवाद के, और संरचनावाद के कौन है, विलियम वुंट है। तो जॉन डीवी किसके हैं, सभी लोग बताइए। अब आपको बताना है कि जॉन डीवी किसके हैं, या आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके नीचे बताना है, कमेंट बॉक्स पर बताना है। देखिए, संरचनावाद विलियम वुंट मनोवैज्ञानिक में संरचना अगर की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे हैं, इन साइकोलॉजी या संरचनात्मक मनोविज्ञान। विलियम वुंट तथा एडवर्ड वुडफोर्ड टिचनर द्वारा विकसित एक चेतना सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कंसेंस की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण जो है प्रकट करती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका में टीटी एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करना, बिल्कुल पूरी तरह से क्रैक करना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर का टारगेट फिक्स करना। जी हाँ, क्योंकि यहीं पर सिलेक्शन मिलेगा, बाकी इसके नीचे सोचिए भी मत। टारगेट ऊंचा रखिए, हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। आत्मसम्मान की भावना का जो लक्षण प्रकट करती है वह किस पर करती है, किशोरावस्था पर करती है। और किशोरावस्था का जो आयु होता है वह होता है 12 से लेके 18 वर्ष तक की आयु की बात करेंगे। लगभग आपके 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक जो शब्द होता है, विकास है, समायोजन है, परिवर्तन है, या अस्थिरता की बात करेंगे। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द है वह कहलाता है परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया गया है कि एडोलेस्केंस पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है।
स्टेनले हॉल हैं, हरलाक हैं, फ्रायड हैं या एडलर महोदय जी? पता है कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक की बात कर रहे हैं, तो आपके स्टेनले हॉल महोदय जी हैं। जी हाँ, स्टेनले हॉल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, सहनशीलता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप लोग सहनशीलता आप में होगी। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप उसमें सामंजस्य करने की योग्यता भी होगी। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आत्मविश्वास भी होगा। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण अपरिपक्वता नहीं है। अगर आपके मन में अपरिपक्वता है, हार है, डर है, तो कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य का ये लक्षण नहीं कहलाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण सहनशीलता है, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास की भावना। जी हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला जो कारक होता है वह वंशानुक्रम व का प्रभाव है, परिवार का विघटन है, शारीरिक दोष है, उपरोक्त सभी। देखिए, बालक होता है, बालक चंचल मन का होता है। बालक मानसिक स्वास्थ्य में जो बाधा डालना है, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परिवार में विघटन होता है, लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है घर में, ठीक है, आसपास हो रहा है, उस परिवार, माहौल, गली मोहल्ला में हो रहा है, उसका प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। शारीरिक दोष का भी पड़ जाता है। तो उपरोक्त सभी जो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है जो स्क्रीन पर है आप लोगों के। जी हाँ, बहुत ही अच्छा, आप लोग इसी तरह फीडबैक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। विद्यालय में पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि क्या होती है? अक्सर देखते होंगे जो बच्चे होते हैं विद्यालय से पलायन कर जाते हैं, विद्यालय में आते ही नहीं है, घर से विद्यालय की तरफ तो चलते हैं पर विद्यालय पहुंचने पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। तो विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे जो उपयुक्त विधि है, केस स्टडी, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक विधि। अब डायरेक्टली सिद्धांत नहीं पूछा जा रहा है, एक थ्योरी बनाकर, एक कहानी बनाकर आपके सामने रख दिया जाता है और आपको समझना है कि यह कि कौन सा सिद्धांत है, किस सिद्धांत से ताल्लुकात यह प्रश्न है। तो विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की जो सबसे उपयुक्त विधि कहलाती है वह है केस स्टडी विधि। जी हाँ, केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया। वही 1967 में बार्नी ग्लेजर एवं एंसेलम स्टार्च जैसे समाजशास्त्रियों ने पुनः इसको परिष्कृत रूप में सामाजिक विज्ञान में नवीन सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया। और वर्तमान में केस स्टडी का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा जगत में किया जा रहा है और आज इसे हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के रूप में ज़्यादा जानते हैं। जी हाँ, जो आपका देखिए ये केस स्टडी विधि है, इसको हम किस नाम से जानते हैं आज की डेट की अगर बात करें? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जी हाँ, प्रॉब्लम मतलब दिक्कत, दिक्कत के अनुसार पढ़ना, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या होता है? सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, पद की सुरक्षा या पर्याप्त शिक्षण सामग्री। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको आवश्यक क्या होगा ये आपको चूज करना है। ठीक है, नीचे कूटनीतिक भाषा दिया गया है। ठीक है, तो आप एक अध्यापक रूप में, अध्यापिका के रूप में आपका मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति भी, विद्यालय का जनतांत्रिक वातावरण भी, पद की सुरक्षा भी, पर्याप्त शिक्षण सामग्री। तो ये सभी जो हमारा उपयुक्त सभी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर डाउट है कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार का तात्पर्य क्या होता है? बच्चे के अनुभव और उनकी सक्रिय भागीदारिता को प्रमुख महत्व देना, बच्चे को आदर्शवादी अनुशासन के दायरे में रखकर शिक्षण कार्य करना, अध्यापक को जानने योग्य समस्त ज्ञान के भंडार का उपयोग करना या उपरोक्त सभी। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार से तात्पर्य होता है कि बच्चे के अनुभवों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुख महत्व देना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2-3 प्रश्न कंप्लीट करते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। ज्ञान सीमांसा का संबंध किसका है? जी हाँ, ज्ञान मीमांसा, जी हाँ सॉरी, ज्ञान सीमांसा नहीं, ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे होता है? तो ज्ञान मीमांसा का जो संबंध होता है वह ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना, प्रकृति और संबंधी अध्ययन से होता है। इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रगानुभव ज्ञान,
आगमनात्मक ज्ञान, अतः प्रज्ञा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे ही प्रज्ञानुभाव ज्ञान कहा जाता है। जी हाँ साथियों, प्रज्ञानुभाव ज्ञान की अगर बात करें, स्वयं प्रत्यक्ष की भांति ज्ञान को समझा जाता है, जिसे गणित का ज्ञान प्रज्ञानुभाव ज्ञान है, जो कि सत्य है और वह अनुभव के आधार पर होते हैं तथा स्वयं में स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान प्रज्ञानुभाव ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? निश्चित ज्ञान जो होता है प्रज्ञानुभाव कहलाता है, होता है। तीसरा प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है? महात्मा गांधी जी की, इवान इलिच की, माइकल की या मॉन्टेसरी की? जी हाँ साथियों, डी स्कूलिंग सोसाइटी जो रचना है आपके इवान इलिच की रचना है। जी हाँ, डी स्कूलिंग सोसाइटी 1971 की ऑस्ट्रेलियाई लेखक इवान इलिच द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो आधुनिक दुनिया में शिक्षा की भूमिका और अभ्यास की आलोचना करती है। ठीक है, तो आधुनिक दुनिया में शिक्षा की भूमिका और अभ्यास की आलोचना कौन करती है? डे स्कूलिंग सोसाइटी की बात करेंगे और इसके लेखक इवान इलिच की बात करेंगे। टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों के स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। सॉरी, टॉप 30 क्वेश्चन हमने किया है। टॉप 30 में से जितना भी आप लोगों का स्कोर हो, जब सभी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी क्लास पर। जल्दी सारे सिद्धांत को डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। एंड क्लास जल्दी हमारी स्टार्टिंग से शुरू होगी क्लासेज, ठीक है। और स्टार्टिंग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, डेली क्वेश्चन करेंगे और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी सब्जेक्ट की कोशिश है हमारी, ठीक है। इंग्लिश, संस्कृत के अलग अलग जो है टीचर के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग बेहतरीन तैयारी कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं तैयारी बेहतरीन होगी तभी सिलेक्शन बेहतरीन है। और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का अगर सपना देखना है, टारगेट बड़ा करना है, तो मेहनत भी बढ़िया ज़ोरदार से करनी होगी। जी हाँ, सभी दोस्तों को, सभी मित्र, सभी भाई बहन, गृहिणी, सभी को धन्यवाद करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले क्लास पर।